हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो कल एमटी है, तो क्या करें आज? डाउट्स वगैरह ले लेके या फिर आगे कंटिन्यू करें? चैप्टर कंटिन्यू करें या डाउट्स ले बोलो। वेदांत डाउट। हर्षिल कुछ भी चलेगा। शौनक कंटिन्यू करें। दिव्या सर कैन यू रिवाइज प्रीवियस चैप्टर? क्या करना है? दिव्या चैप्टर्स तो रिवाइज नहीं कर सकते, बट किसी कॉन्सेप्ट में तुम्हें डाउट है तो वो कर सकते हैं हम। क्या करना है? सालिक बोल रहा है सर कंटिन्यू करें। साहिल सर डाउट्स ही ले लो। बोलो क्या करना है यार। चलो वोटिंग करते हैं। तो डाउट्स के लिए जो जो बोल रहे हैं वो एक बार हैंड रेज कर लें। डाउट्स के लिए जो बोलते हैं एक बार हैंड रेज कर लो। डाउट्स वाले हैंड रेज कर लो। डाउट्स के लिए जो जो है एक बार हैंड रेज करें। बस 16 ही है क्या डाउट्स के लिए? ठीक है, अभी वो लोग हैंड रेज करें जो आगे कंटिन्यू करने का बोल रहे हैं। आगे कंटिन्यू करने का जो बोल रहे हैं हैंड रेज करें। जो आगे कंटिन्यू करने का बोल रहे हैं एक बार हैंड रेज कर दें। आगे कंटिन्यू वाले हैंड रेज करें। सिक्सटीन था डाउट्स वाला, 15 है कंटिन्यू वाला। बाकी लोगों का क्या है भाई? अच्छा, ये भी 16 हो गया, 15 16 चल रहा है, 16 हो गया ये भी। बाकी लोगों का क्या है भाई वोट? टोटल तो 89 है अभी करेंटली, इंक्लूडिंग मी। चलो एक बार फिर से डाउट्स के लिए वोट लेते हैं।
जिनको आगे डाउट्स का कंटिन्यू करना, एक बार हैंड रेज करें जो डाउट्स का बोल रहे हैं। जो डाउट्स के लिए बोल रहे हैं एक बार फिर से हैंड रेज कर दो। तो यार ये इक्वल नंबर आ रहा है, वही 15 16 आ रहा है, कभी 16 कभी 15। तो क्या करें फिर? समझ नहीं आ रहा है। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, क्लास ले लेते हैं, देन देखते हैं कि डाउट के लिए टाइम होता है कि नहीं। तो पहले क्लास ले लेते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं कि डाउट्स के लिए टाइम होता ही नहीं, बिकॉज आज चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो लास्ट हमने जो लिया था वो था इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम, है ना। और नेक्स्ट लेंगे हम यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हमने पहले ही बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो एक फैक्टर है टेम्परेचर, उसी की वजह से चेंज होता है, बाकी किसी फैक्टर की वजह से वो चेंज नहीं होता। तो देखो डेल्टा जी नॉट, अब डेल्टा जी एच जी क्या है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो डेल्टा जी नॉट जो है ये हो गया डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। डेल्टा जी नॉट ये हो गया। इसके अलावा हमने एक और इक्वेशन होती है देखो, फॉर केमिकल या फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन डेल्टा जी जो है ये होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू ऑब्वियसली क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। तो अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा यार, तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है बताओ यार। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है ना, एंड क्यू क्या होता है इक्विलिब्रियम पर, क्यू इज इक्वल टू के होता है कि नहीं। इक्विलिब्रियम पर क्यू की वैल्यू किसके इक्वल होती है, के इक्वल ना। तो डेल्टा जी 0 हो गया इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली। तो यहां से डेल्टा जी नॉट क्या आया, यहां से डेल्टा जी नॉट आ गया माइनस आर टी एल एन के। ओके, तो ये डेल्टा जी नॉट आ गया। मतलब अगर हमें डेल्टा जी नॉट पता है रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है तो डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। यस, वो जी जो है यहाँ पर वो गिब्स फ्री एनर्जी वाला है, ठीक है। डेल्टा जी वगैरह जो है जो हमने थर्मो में किया था गिब्स फ्री एनर्जी वाला वही।
दैट डेल्टा जी हमने बताया था थर्मो में क्या होता है, इट इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड कंडीशन पर उसको लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच। इसके अलावा रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डेल्टा जी जो है वो अपने पास ये हो जाता है, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट वगैरह में ये रिलेशन, ये बात। ओके, अब हमें पता है इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, थर्मो में हमने बताया कि डेल्टा जी जो है इक्विलिब्रियम पर 0 होता है। और अभी इक्विलिब्रियम हमने बताया कि इक्विलिब्रियम पर क्यू किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। क्यू क्या है यहाँ पर, रिएक्शन कोएफिशिएंट। ओके, तो ये 0 हो गया, ये हो गया के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट आ गया माइनस आर टी एल एन के। वो डिराइव नहीं किया, वो होता है रिएक्शन, केमिकल जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसके लिए वो होता है, तो डिराइव नहीं किया गया, ऐसा है, याद रखना। हो गया सबका। स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, दैट स्टैंडर्ड कंडीशन थर्मो में हमने बताई है, थर्मो केमिस्ट्री में। तो जो स्टैंडर्ड कंडीशन है उसके लिए नोट लगाया है। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए नोट लगाया है। तो नाउ डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट क्या हो जाएगा यार, डेल्टा जी नॉट की जगह हम लिख सकते हैं माइनस आर टी एल एन के। तो यहां से एल एन के क्या हो गया, एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाय आर। यही होगा ना। तो ये हो गया हमारे पास y, ये हो गया mx एंड ये हो गया c। तो बेसिकली यहाँ पर हम ग्राफ बना सकते हैं। उस ग्राफ में हम y एक्सिस पर ले सकते हैं ln के इक्विलिब्रियम या ln के, और x एक्सिस पर ले सकते हैं 1/2। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो स्लोप क्या आ जाएगी यार,
स्लोप क्या आएगी? स्लोप आएगी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, है ना? तो स्लोप विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, और डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा कि अपने पास स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि डेल्टा एच नॉट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। ओके, तो ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव, तो इट विल बी माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा इंटरसेप्ट क्या होगा? दिस इंटरसेप्ट इज डेल्टा एस नॉट बाय आर। ओके, सो एल एन ऑफ के वर्सेज 1/t ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिलता है और उसका स्लोप होता है माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। कंपेयर करके देखो ना, कंपेयर करके देखो, एल एन इसको हम ले रहे हैं वाई एक्सेस पर और 1/t को ले रहे हैं एक्स एक्सेस पर, तो इंटरसेप्ट क्या हुआ? डेल्टा एस नॉट बाय आर हुआ ना यार। वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट क्या हुआ? डेल्टा एस नॉट बाय आर। क्लियर है प्रथम? डेल्टा एस नॉट बाय आर जो है वो वाई एक्सेस पर क्या इंटरसेप्ट है। हो गया सबका? अब देखो, ये तो हमने एल एन को लिया एक्स एक्सेस पर, सॉरी वाई एक्सेस पर। अगर एल एन के बजाय लॉग लेंगे तो पहले हमें क्या है, इस एल एन वाली इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। याद है एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? अगर हमें एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई ना। ओके, तो
ये हमारे पास आ जाएगा 2.303 log k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट बाई आर, या फिर log ऑफ k इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। अच्छा 2.303 यहाँ पर भी आएगा, ये आ गया ना। अब देखो दिस इज वाई है ना, ये वाई एक्सिस पर लिया है, 1/c को एक्स एक्सिस पर लेंगे तो ये mx हो गया एंड ये वाला पार्ट फिर से c हो गया। ओके, तो अभी हम जो ग्राफ बना रहे हैं वो किसके बीच में बना रहे हैं, वो बना रहे हैं log ऑफ k या k इक्विलिब्रियम वर्सेज 1/c के बीच। तो अभी देखो स्लोप क्या आ गया, अभी 2.303 वाला पार्ट भी स्लोप में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्लोप हमारे पास हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। ओके सॉरी आर, तो ये भी स्लोप हो गया। इसके अलावा ये जो है इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट अपने पास क्या हो गया अभी, इट इज डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 आर। ओके, ये इंटरसेप्ट हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट, जैसा मैंने बोला स्लोप कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन साइन ऑफ डेल्टा एच। ओके, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर तुम डेल्टा एच नॉट की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो स्लोप विल बी नेगेटिव, अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव लोगे तो स्लोप विल बी नेगेटिव। दैट जैसा मैंने बोला यार स्लोप कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो मुझे एक तो बताना ही है ना, एक स्लोप तो मतलब या तो पॉजिटिव वाली स्लोप लूंगा या नेगेटिव, कोई तो लेना ही पड़ेगा ना। ओके, तो मैंने पॉजिटिव वाला ले लिया है, इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा एच नॉट जो है यहाँ पर नेगेटिव रहा होगा। डेल्टा एच नॉट की वैल्यू नेगेटिव रही होगी इस केस में, दैट्स व्हाई स्लोप पॉजिटिव आ रहा होगा। ओके, कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप वाला। हो गया सबका। तो अब देखो अगर एट t इज इक्वल टू T1, मान लो k जो है वो अपने पास है, या k इक्विलिब्रियम जो है वो मान लो अपने पास है K1, ठीक है, और कोई दूसरा टेम्परेचर है T2,
उस पर मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हो गई k। ओके, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी यार? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एच नॉट जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ में हमने बताया था कि डेल्टा एच जो है वो किसके साथ चेंज होता है? टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। ठीक है, बट यहाँ पर एक तरह से हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो डेल्टा एच और डेल्टा एच की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, मतलब यहाँ पर हम डेल्टा एच और डेल्टा एच को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान, ठीक है, बट एक्चुअली वो ऐसा नहीं। तो ये इक्वेशन अभी हम जो लेके आ रहे हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के, मतलब इन दोनों को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के लेके आ रहे हैं। तो log of k1 is equal to minus delta h naught upon 2.303 RT1 plus delta h naught upon 2.303 R. This is equation 1. Similarly, log of k2 is equal to क्या हो गया? It is minus delta h naught divided by 2.303 RT2 and plus delta h naught divided by 2.303 R. This is equation 2. तो अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो इट इज log of k2 माइनस log of k1। इसके अलावा देखो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, डेल्टा एच नॉट वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइड बाई 2.303 आर T2 एंड माइनस किया तो ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। और इसको आगे और फर्दर सॉल्व करेंगे, लिखो पहले। दैट स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है भाई? स्टैंडर्ड कंडीशंस जो है वो टेम्परेचर वाली नहीं थी। स्टैंडर्ड कंडीशंस थी गैस के लिए 1 बार पार्शियल प्रेशर, सॉलिड और लिक्विड है तो 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर, अगर हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है तो 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन या 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, वो स्टैंडर्ड कंडीशन। टेम्परेचर थोड़ी था स्टैंडर्ड कंडीशन, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग डेल्टा एच नॉट की वैल्यू आएगी एंड डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी अलग अलग आएगी। स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर की नहीं होती है, उनका जो स्टेट है उसके हिसाब से हमने बताई थी। थर्मोकेमिस्ट्री में ध्यान से देखो, जो पार्ट हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस का लिखवाया है उसमें हमने साफ साफ बोला एट एनी गिवन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। जनरली उसको हम 298 केल्विन लेते हैं जनरली, बट ऐसा नहीं है।
हो गया सबका ना? तो अब देखो लेफ्ट साइड वाले पार्ट को क्या लिख सकते हैं? ऑब्वियसली इसको हम लिख सकते हैं log of k2 by k1। तो log of k2 by k1 इज इक्वल टू, अब यहां से राइट हैंड साइड वाले से हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर को कॉमन ले सकते हैं। तो जब ये वाला पार्ट कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/T1 माइनस 1/T। या फिर log of k2 by k1 is equal to delta h naught upon 2.303 r into t2 minus t1 upon t1 t2। वेदांत डेल्टा एच नॉट को कॉमन लिया हमने, ठीक है, यहां से इस वाले पार्ट से डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर को कॉमन लिया, तो ये वाला 1/T1 बचा, ओके, एंड माइनस 1/T2 बचा। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन आ गया, 1/T1 माइनस 1/T2। तो log of k2 upon k1 is equal to delta h naught upon 2.303 r t2 minus t1 upon t1 t, ठीक है। अब देखो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नॉट क्या है, पॉजिटिव है ना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके लिए डेल्टा एच नॉट क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब T2 ग्रेटर देन T1, तो अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन ले रहे हैं, ये तो पॉजिटिव है ही, इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो T2 ग्रेटर देन T1, ये वाला भी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट अगर पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि K2 जो है बाई K1 वो क्या आ गया, ग्रेटर देन 1 आया ना। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो लॉग की वैल्यू पे पॉजिटिव आनी चाहिए, और लॉग पॉजिटिव तभी आ सकता है जब लॉग के अंदर वाला पार्ट क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो। ओके, तो K2 बाई K1 ग्रेटर देन 1 आया, ये हम बोल सकते हैं K2 इज ग्रेटर देन K1। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। कब? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हमने टेम्परेचर कम किया, ऑब्वियसली उल्टा होगा। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं मतलब T2 लेस देन हो जाता है T1, तो T2 लेस देन T1 हुआ। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन ले रहे हैं, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट पॉजिटिव बिकॉज एंडोथर्मिक है, लेकिन टेम्परेचर कम किया तो T2 लेस देन T1 है, तो सेकेंड वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। तो पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो राइट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव आएगा, राइट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव आएगा, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अब लॉग की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब लॉग के अंदर वाली वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि K2 बाई K1 जो है लेस देन 1 आया, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि K2 जो है वो लेस देन K1 आ गया। इसका मीनिंग क्या है,
इसका मीनिंग है कि यार के की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाता है। क्लियर है सबको? एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा। दक्ष यार, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको तुम अलग अलग टेम्परेचर पर नहीं कर सकते क्या? किसी भी रिएक्शन को हम अलग अलग टेम्परेचर पर कर सकते हैं। ओके, तो एंडोथर्मिक हो या एक्सोथर्मिक हो, कोई भी रिएक्शन है उसको दो अलग अलग टेम्परेचर पर किया जा सकता है। तो हायर टेम्परेचर पर अगर तुम करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा आएगा, लोअर टेम्परेचर पे, थोड़ा लो टेम्परेचर पे करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम आएगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे परफॉर्म कर ही सकते हो। हर्षिल, टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाते हो, मतलब T2 ग्रेटर देन T1 हुआ, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव आएगा, और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम ले रहे हैं तो ये वाला भी पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव हो गया। तो राइट हैंड साइड वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव है, मतलब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, और लॉग पॉजिटिव कब आता है? जब लॉग के अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो गई, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब K2 ग्रेटर देन K1, ये हम बोल सकते हैं K बढ़ गया। और टेम्परेचर कम करोगे तो उल्टा हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये नेगेटिव आया। ऑब्वियसली यार, जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो इसका मतलब क्या, T2 ग्रेटर देन T1 कर रहे हो ना यार। तो जब टेम्परेचर कम किया मतलब T2 लेस देन T1। ओके, तो ये नेगेटिव आ गया, ये वाला पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव, मतलब राइट हैंड साइड वाला पार्ट नेगेटिव आया, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव। लॉग नेगेटिव कब होता है? जब लॉग के अंदर वाला वैल्यू लेस देन 1 हो, तो K2/K1 जो है लेस देन 1 हो गया। ओके, ये हम बोल सकते हैं K2 लेस देन K1 हो गया, मतलब K डिक्रीज हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे K बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे K कम होगा। किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ओके।
हो गया सबका ना। हर्षिल T2 थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं भाई, दो टेम्परेचर, एक T1 है और एक T2। ओके, तो इसका मतलब क्या है, पहले इनिशियल टेम्परेचर इज T1 और फाइनल टेम्परेचर इज T2। ओके, इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर किया हमने, मान लो इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री, फाइनल 30 डिग्री। ओके, दो अलग अलग टेम्परेचर परफॉर्म किया। तो जो दो अलग अलग टेम्परेचर, उसमें ऐसा हो सकता है कि पहले वाला टेम्परेचर जो है कम है, दूसरा ज्यादा है, या हो सकता है कि दूसरा कम है, पहला ज्यादा है। ओके, तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो के कम होगा। किसके लिए? एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अब एक्सोथर्मिक के लिए देखो क्या है, तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव था, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए नेगेटिव है। तो अब यहां पर देखो, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो, मतलब तुमने क्या किया, T2 ग्रेटर देन T1, तो क्या होगा यार, तो टेम्परेचर बढ़ाया। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाया तुमने, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये तो नेगेटिव है, डेल्टा एच नॉट वाला पार्ट, है ना। तो फर्स्ट वाला पार्ट नेगेटिव, सेकेंड वाला पार्ट पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, नेगेटिव आया ना। तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आया, मतलब लॉग की वैल्यू नेगेटिव। और लॉग नेगेटिव कब होता है, जब लॉग के अंदर वाला वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो K2/K1 जो है वो क्या आ जाता है, लेस देन 1 आ जाता है। K2/K1 लेस देन 1 आया, इसका मतलब क्या है, इसका हम बोल सकते हैं कि K2 जो है वो हो गया लेस देन K1। K2 लेस देन K1 हुआ, इसका मतलब क्या है कि K की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज। और अगर इसमें तुम टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, इसका मतलब क्या है कि T2 जो है लेस देन क्या हो गया, T1 हो गया। टेम्परेचर डिक्रीज किया, अब देखो टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सेकंड वाला पार्ट नेगेटिव, बिकॉज T2 लेस देन T1 है। एंड फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो भी नेगेटिव, बिकॉज एक्सोथर्मिक है। तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आया, पॉजिटिव आया ना। तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए ना। लॉग पॉजिटिव कब आता है, जब लॉग के अंदर वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1। ओके, तो K2/K1 जो है वो हो गया ग्रेटर देन 1। ये हम बोल सकते हैं कि K2 ग्रेटर देन आ गया K1, K2 ग्रेटर देन K1 मतलब K बढ़ गया। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो K कम हो जाता है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो K कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम करते हो तो K बढ़ जाता है। ओके, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते थे K बढ़ता था, टेम्परेचर कम करते थे K कम होता था। लेकिन एक्सोथर्मिक में उल्टा है, टेम्परेचर बढ़ाओगे K कम होगा, टेम्परेचर कम करोगे K बढ़ेगा। ठीक है, तो ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात हुई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है फॉर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा अब हम यहाँ पर तुम्हें ये भी बताएंगे कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ओके, तो चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद वो वाला पार्ट भी बताते हैं। तो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47 दोनों क्वेश्चन ट्राई करो। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 46 एंड 47।
आई आंसर? यार देखो क्या है, तुम उस चीज में तुम्हें प्रॉपर वो नहीं है। किसने बोला कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम होता रहेगा? किसी ने ऐसा बोला है क्या दक्ष? कोई भी रिएक्शन जो है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है दक्ष। कोई भी रिएक्शन जो है ना वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है, उसमें ना तो टेम्परेचर बढ़ता है ना कम होता है। ओके, तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है ना उनके लिए हीट रिक्वायर्ड होता है, और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनमें हीट रिलीज होता है। अब वो क्यों होता है वो तुम ऑलरेडी थर्मो में देख ही चुके हो ना यार। क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा है कि जब बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो एंड में बॉन्ड बनेंगे, तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं ना उसमें ज्यादा एनर्जी लग रहा होगा एंडोथर्मिक के केस। और एक्सोथर्मिक में क्या है दैट जो बाद में बॉन्ड बन रहे हैं ना वो जब बन रहे हैं तो एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रहा है कंपेयर टू एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है बॉन्ड बनने के टाइम, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। नो यार दक्ष ऐसा नहीं है। अगर हम हीट सप्लाई करते हैं तो वो हीट सप्लाई जो कर रहे हैं वो बॉन्ड ब्रेक करने के काम में आ रही है, बॉन्ड ब्रेक करने के एंड देन बॉन्ड बनाने के उसमें यूज हो रही है वो, उसमें वो हीट यूटिलाइज हो रही है, ना कि टेम्परेचर चेंज करने। कोई भी रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होती है। जो भी तुम हीट सप्लाई करोगे या जो भी हीट रिलीज होगी ना वो उस रिएक्शन के बॉन्ड ब्रेक करने में या बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज होगी। ओके, तो आंसर आया सबका? तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 जो है इसमें क्या है, हमें लॉग के वर्सेज 1/t ग्राफ दिया है, एंड ये जो ग्राफ है उन्होंने बोला है कि ये 45 डिग्री बना रहा है एंगल। तो ये एंगल 45, इसका मतलब क्या है, स्लोप जो है वो क्या हो गया, इट इज 1045 मतलब 1। और स्लोप क्या होता है लॉग के वर्सेज 1/t का, इट इज माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। तो डेल्टा एच नॉट क्या है यार, ये आ गया -2.303 आर। और आर की वैल्यू क्या होगी, वो कैलोरी में आंसर बोला है, तो कैलोरी में क्या होती है आर की वैल्यू 2 होती है ना। तो क्या आ गया, इट इज -4.606 कैलोरी। क्लियर है सबको? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 में अगर तुम देखोगे तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में देखो टेम्परेचर बढ़ाया 300 से 400 केल्विन किया। फर्स्ट रिएक्शन में देखो क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो के बढ़ा कि कम हुआ, देखो फर्स्ट रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया, के की वैल्यू क्या हो गई है, के की वैल्यू कम हो गई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू कम किसके लिए होती है यार, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, एक्सोथर्मिक। और सेकंड रिएक्शन में देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो के की वैल्यू क्या हो रही है, सेकंड रिएक्शन में देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हो 300 से 400 केल्विन किया, के देखो 2 से 5 हो गया, तो के की वैल्यू बढ़ी ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेकंड रिएक्शन जो है वो क्या है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है। क्लियर है सभी को ये? ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो अब देखो, हमने ये तो तुम्हें बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर के जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन तुम्हें एक और चीज पता नहीं कि यार के जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन था, या हमने बोला था उतना रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट होगा, याद आया? तो के की वैल्यू अगर ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, के की वैल्यू अगर कम है तो फॉरवर्ड रिएक्शन कम है, या हम बोल सकते हैं के की वैल्यू कम है मतलब बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। ओके, तो इस बेसिस पर हम क्या बता सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होता है, के बढ़ता है, और के बढ़ता है इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाती है। ओके, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगी, या जो हमारे पास रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। और टेम्परेचर कम करते थे तो क्या होता था एंडोथर्मिक में, के कम हो जाता था, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड चली जाएगी। एक्सोथर्मिक के लिए उल्टा होगा, तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, के कम होता है ना, और के कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कम है, या हम बोल सकते हैं बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा है। ओके, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, टेम्परेचर कम करोगे तो के बढ़ गया मतलब फॉरवर्ड। ओके, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाया के बढ़ गया, दैट्स वाई फॉरवर्ड, टेम्परेचर कम किया तो बैकवर्ड। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे बैकवर्ड जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे फॉरवर्ड जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 75। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 75। दक्ष, के क्या है, के क्या था, इट इज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ना। तो अगर के की वैल्यू बढ़ी इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का वैल्यू ज्यादा आ गया। ओके, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का वैल्यू ज्यादा आ गया, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट पहले से ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट पहले से कम हो गया। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट पहले से ज्यादा रिएक्टेंट पहले से कम, मतलब ऑब्वियसली इसका मतलब है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, नया इक्विलिब्रियम आएगा और नया इक्विलिब्रियम पर पहले से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगा और पहले से कम रिएक्टेंट आएगा।
इस वाले पार्ट को तुम क्यू और के कॉन्सेप्ट से भी देख सकते हो। वैसे पता कैसे, अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, क्यू के इक्वल था, है ना, लेकिन अभी तुमने क्या किया, के को बढ़ा दिया, के को क्या किया, बढ़ा दिया, है ना। तो के को बढ़ा दिया तो क्यू क्या हो गया, लेस देन के हुआ कि नहीं हुआ। और जब क्यू लेस देन के होता है तो रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड ना। पहले क्यू के इक्वल था, अगर के बढ़ा, पहले क्यू के इक्वल था, के इक्वल था, लेकिन तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ाया, जैसे मान लो फर्स्ट वाला केस हम ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला केस हम ले लेते हैं। तो इनिशियली जब पहले इक्विलिब्रियम था तो क्यू के इक्वल था, लेकिन हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या हो गया, तो के बढ़ गया, क्यू उतना ही रहा, क्यू तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि हमने ना तो रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट के मोल्स वगैरह में कुछ चेंज किया, ना कुछ वॉल्यूम वगैरह चेंज किया, कुछ चेंज नहीं किया ना, ना ही प्रेशर, कुछ उस टाइप का किया नहीं। तो हमने क्या किया, के बढ़ा दिया, ओके, क्यू उतना ही रहा, तो अभी क्यू क्या हो गया, लेस देन के हो गया ना, और क्यू लेस देन के मतलब फॉरवर्ड। ओके, तो यहां से भी उस वाले पार्ट को तुम देख सकते हो। बाकी एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि के बढ़ता है तो फॉरवर्ड जाता है, और के कम होता है तो बैकवर्ड जाता है। आया आंसर। तो देखो यहाँ पर क्या है, N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस NH3, ये वाली रिएक्शन है। इसके अलावा इस रिएक्शन का उन्होंने जो डेल्टा एच दिया है वो क्या दिया है, नेगेटिव दिया है, ठीक है।
तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन से टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बताया हमने, बैकवर्ड जाती है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, बैकवर्ड जाती है। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड गई तो क्या होगा यार, N2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी ऑप्शन रॉन्ग है। यस, NH3 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगी, और बैकवर्ड जाएगी तो तुम साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर NH3 कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ले चैटलर प्रिंसिपल हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, या उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो एक दो और रिएक्शन है, उनको हम तुम्हें बता देते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलर प्रिंसिपल। तो देखो जैसे ये रिएक्शन है H2O लिक्विड, सॉरी H2O सॉलिड गिव्स H2O लिक्विड, मतलब आइस से वाटर। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर का तो हम यहाँ पर बता ही सकते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, ये फॉरवर्ड जाएगी, है ना। इसके अलावा अब देखो यहाँ पर डेल्टा एनजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, क्यों, मतलब प्रेशर के लिए डेल्टा एनजी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पर किसी भी साइड गैस नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, प्रेशर का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, वो कैसे करें। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, इस दोनों सॉलिड एंड लिक्विड है। अब आइस और वाटर का तुम्हें आइडिया होना चाहिए, आइस जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, और जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कम होता है। ये पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इस चीज, क्योंकि आइस के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसकी वजह से उसका जो, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में होती है, लिक्विड वाटर में भी होती है और आइस में भी होती है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट आइस जो है उसमें केज लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसकी वजह से उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉन्ड लेंथ बहुत बड़े है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। वैसे तुम्हें पता है ना डेंसिटी कम होती है, इसको वैसे भी देख सकते हो कि डेंसिटी कम होती है, आइस की डेंसिटी कम होती है, पता है ना, और वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। वहां से भी इसको तुम देख सकते हो। ओके, तो अब देखो तुम अगर इसका प्रेशर अगर तुम यहाँ पर बढ़ा देते हो, ओके, प्रेशर अगर बढ़ाते हो तो एक तरह से तुम कंप्रेस कर दोगे, है ना, और कंप्रेस करोगे। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अभी क्लियर है? ओके ठीक है। सो आइस जो है उसका डेंसिटी कम है और वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, इसकी वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि आइस जो है उसका वॉल्यूम ज्यादा है और वाटर का वॉल्यूम क्या है, कम है। तो अब देखो अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली कंप्रेस कर सकते हो ना आराम से। ओके, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। ठीक है, तो जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में गैस ना हो, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या ना हो, गैस ना हो, तो ये वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तुम क्या देख सकते हो, प्रेशर का इफेक्ट देख। ओके, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है वो हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम साइड चला जाएगा, या हम बोल सकते हैं कंप्रेस हो जाएगा ना, प्रेशर बढ़ाया ना, तो एक तरह से हमारे पास क्या, आइस को हम कंप्रेस कर देंगे और कंप्रेस करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये टेम्परेचर बढ़ाने पर और प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड जा रही है ना, हम ऐसे बोल सकते हैं कि टेक्स प्लेस एट
हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड, प्रेशर बढ़ाने पर फॉरवर्ड। ओके, तो ऐसे बोल सकते हैं टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, या प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट हम यहाँ पर इस रिएक्शन के लिए देख सकते हैं। तो जिस रिएक्शन में गैस ना हो उसमें प्रेशर का इफेक्ट कैसे देखोगे? अगर देखो गैस है देन डेल्टा एनजी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। अगर गैस है ना तो डेल्टा एनजी वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। लेकिन अगर गैस नहीं है तो ये कंप्रेस करने वाला कॉन्सेप्ट लगा लेना कि किधर कंप्रेस हो रही है ना, कंप्रेस होके किधर जा सकते। बोलो। सर अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो मतलब वॉल्यूम लो हो गया, तो देन द रिएक्शन शुड गो बैकवर्ड्स ना, तो बिकॉज स्ट्रेस भी क्रिएट। ये गैस नहीं है, ये गैस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, ये अलग ही कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर तो वापस हमारे पास वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता ना, वापस वाटर का वॉल्यूम कैसे बढ़ा दोगे? गैस अपना वॉल्यूम वापस बढ़ा सकती है। हाँ ओके, यस ये सॉलिड और लिक्विड ये काम नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर सर। तुम जब तुम आइस को कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस करके वो क्या है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से मैं बोलूंगा ब्रेक हो जाएंगे, और ब्रेक हो जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट। सर तो स्ट्रेस यहाँ पे ओके, क्या, स्ट्रेस क्या पे यहाँ पे क्या है? उस टाइप से देखोगे। हेलो जो अपने पास वाला टाइम वाला कौन सा, क्या बोल रहे हो? सर, यहाँ पे स्ट्रेस क्या है स्ट्रेस फिर? ऑब्वियसली टेम्परेचर और प्रेशर स्ट्रेस ही हो गए। ओके, बोला ना टेम्परेचर और प्रेशर स्ट्रेस है, टेम्परेचर के फॉर्म में और प्रेशर के फॉर्म में स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। बट यहाँ पर वो जैसे एकदम प्रॉपर वहां पर गैस के केस में होता था वैसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। टेम्परेचर का तो ठीक है वही सेम कॉन्सेप्ट रहा, बट प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग आ गया। ठीक है। अच्छा ओके सर। प्रथम इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, दैट्स व्हाई टेम्परेचर बढ़ाने पर फॉरवर्ड। इसके अलावा जब हमारे पास इक्विलिब्रियम में गैस नहीं हो ना तो प्रेशर का इफेक्ट कैसे देखते हैं, उसके लिए हमें वॉल्यूम देखना होता है कि किसका ज्यादा वॉल्यूम। तो आइस जो है इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है क्योंकि डेंसिटी कम है, और वाटर जो है उसका वॉल्यूम कम होता है बिकॉज उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो जब तुम आइस को कंप्रेस करोगे, कंप्रेस कैसे करोगे? इसकी प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, तो आइस पे अगर तुम प्रेशर अप्लाई कर देते हो तो आइस की जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक तरह से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड। ओके।
हर्षिल क्वेश्चन में दिया था ना भाई, क्वेश्चन पढ़ा था ही नहीं पढ़ा था तुमने लास्ट वाला? क्वेश्चन नंबर 75 में क्वेश्चन में ही दिया है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किधर गया? टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। हो गया सबका? अब एक बार इसी टाइप का एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो देखो ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ग्रेफाइट टू डायमंड, ये अगर तुम्हें दे दिया और पूछा कि यार ये टेम्परेचर बढ़ाने पर किधर जाएगा या प्रेशर बढ़ाने पर किधर जाएगा, तो यार इस रिएक्शन का डेल्टा एच है वो भी पॉजिटिव है। दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। दैट जनरली दे दिया जाएगा, बाकी मैं बता रहा हूं तो याद रख सकते हो। अब देखो ये प्रेशर का देखने के लिए हमें यहाँ पर फिर से वही पता होना चाहिए कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो एक्चुअली ये नॉलेज बेस्ड है। ओके, हो गया शिरीषा? ओके, सो ग्रेफाइट एंड डायमंड जो है, इसमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम हाई होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और ऐसा क्यों है देखो, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ना, इसमें वंडरवॉल फोर्स होते हैं, ये मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। ग्रेफाइट में वंडरवॉल फोर्स होते हैं, रिंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आगे तुम्हें पी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में पता चल जाएगा। तो इसका हाई वॉल्यूम होता है और डायमंड जो है इसका लो वॉल्यूम होता है, ये स्ट्रक्चर थोड़ी पैक होती है। ओके,
जो डायमंड है इसकी स्ट्रक्चर ज्यादा पैक होती है। तो अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा यार, ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड जाएगी ना। इसके अलावा प्रेशर बढ़ाएंगे तो देखो यहाँ पर भी क्या, दोनों सॉलिड है, ग्रेफाइट भी सॉलिड है, डायमंड भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड है, गैस नहीं है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो बताओ क्या हो गया, ऑब्वियसली कंप्रेस हो जाएगा। तो हाई वॉल्यूम जो है वाला पार्ट कंप्रेस हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट में वंडरवॉल फोर्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। ग्रेफाइट में क्या होता है, ऐसी रिंग होती है, ठीक है, इस टाइप से बहुत सारी रिंग होती है और इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स होते हैं, ऐसी हेक्सागोनल रिंग होती है, इनके बीच में वंडरवॉल फोर्स होते हैं। तो ये जो फोर्स है ना, ये वाले फोर्स ये ब्रेक हो जाएंगे। हम बोल सकते हैं ऐसी लेयर होती है ना, एक ये है, मतलब ये है, एक ये है, इस टाइप की लेयर होती है, लेयर के बीच में वंडरवॉल फोर्स होते हैं, वो फोर्स जो है ब्रेक हो जाएंगे। तो प्रेशर अप्लाई करने पर ये रिएक्शन क्या चली जाएगी, फॉरवर्ड चली। ओके, तो टेम्परेचर अप्लाई करने पर भी फॉरवर्ड और प्रेशर अप्लाई करने पर भी फॉरवर्ड। मतलब हम बोल सकते हैं कि टेक्स प्लेस एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ओके, सो दैट्स इट। ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशन हमने बता दिए। तो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। होमवर्क ऑब्वियसली फुल चैप्टर बुकलेट है। बोलो। सर इसमें लाइक प्रेशर इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन आगे लाइक स्टक हो जाएगा ना, ऐसे बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं होगा। फॉरवर्ड जाएगा, फिर वही लास्ट वाला ही कॉन्सेप्ट ना, जैसे लास्ट वाला था, लास्ट वाला उसमें भी गैस नहीं था, यहाँ पर भी गैस नहीं है। हाँ तो उसमें ठीक है, स्टक कर जाएगा तो ना यहाँ पर आगे हम जाके। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो एक तरह से कंप्रेस कर रहे हैं। जितना ज्यादा तुम कंप्रेस करोगे उतने ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे और उतना ही तो फॉरवर्ड जाएगी। तो वो के इक्विलिब्रियम से कुछ लेना देना नहीं है यहाँ पे ना। वो तो टेम्परेचर से टेम्परेचर वाला है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज करने पर ही तो चेंज होता है, अदरवाइज थोड़ी चेंज होता है। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। नहीं लाइक आई एम सेइंग वो स्ट्रेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ना यहाँ पे। किसका, स्ट्रेस का? स्ट्रेस, हाँ हाँ। तो स्ट्रेस का तो वही हम कुछ भी चेंज करते हैं मतलब हम स्ट्रेस ही डेवलप कर रहे हैं ना यार, कुछ भी चेंज कर रहे हैं मतलब हम स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। सर तो लाइक आपने पहले बताया था ना, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए रिएक्शन मतलब उसका उल्टा काम वो करती है। वो वो जो है वो गैस के लिए मेनली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें नहीं है। हाँ, इसमें भी क्योंकि यहाँ पर वो जो वापस जैसे हम प्रेशर बढ़ाया तो वापस प्रेशर कम होना चाहिए, तो वो कम होने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि हम जो प्रेशर अप्लाई करें दूसरे टाइप का प्रेशर है। गैस के केस में गैस का प्रेशर पता है ना, गैस का प्रेशर, गैस के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एक्सेस करते हैं तो गैस वहां पर गैस जो है वो प्रेशर लगा रही होती है, याद है। यहाँ तो पर सर ऐसा कोई मतलब सॉलिड और लिक्विड थोड़ी, मतलब सॉलिड वगैरह थोड़ी कोई टाइप का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ नहीं हो तो वो जो पाता वो। स्ट्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट ले रहे सर योर वॉइस इज क्रैकिंग। थे, हाँ वो यहाँ पर नहीं लेंगे, है ना। हेलो, अभी भी क्रैक हो रहा है क्या? तो वो जो हम बात करते हैं वो गैसियस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, स्ट्रेस वाला जो मेनली कॉन्सेप्ट की बात करते हैं वो गैसियस इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। यहाँ पर सॉलिड है तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट एक तरह से नहीं अप्लाई करें।
पहले ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट करना, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, देन उसके बाद गेट इक्विप टू मेंस, देन विंडो टू मेंस। ठीक है, सब्जेक्टिव वाला अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो कर सकता है, पहले मेंस वाला ट्राई करो। ओके, तो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एमटी।